सेकंड टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने अपने 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इन 12 में से पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो बनेगी सेकंड टेस्ट के लिए। और अगर बात करें तो बड़ी तब्दीली देखने को मिली। एक तरफ जहां इब्रार अहमद को हंगामी तौर पर बुलाया गया तो वहीं शाहीन शाह अफरीदी जिनकी फॉर्म और फिटनेस दोनों सवालिया निशान है उनके ऊपर, उनको अब बाहर किया गया है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से। और प्रोबेबली अगर हम नज़र डालें तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ यूं नज़र आ सकती है। ओपनिंग में आपको पता है साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक साथ साथ होंगे और अब्दुल्ला शफीक के लिए आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक कि बाबर आजम और पाकिस्तान के जो कि मिडल ऑर्डर में रिजवान जो है इनके साथ कॉम्बिनेशन के साथ जो पार्टनरशिप बनती है आई थिंक वो पाकिस्तान को जितवाने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और सेकंड और फर्स्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में जब रिजवान और अब्दुल्ला के दरमियान एक 50 प्लस की पार्टनरशिप बनी, वहां पर अब्दुल्ला जल्दी आउट हुए और आई थिंक मेरे ख्याल से वो एक क्रूशियल मोमेंट था उस मैच का और जिस वजह से पाकिस्तान की टीम वो मैच हारी। और अगर अब्दुल्ला वहां पर एक बड़ी पार्टनरशिप बना लेते रिजवान के साथ तो आई थिंक पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा सकता था। लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ और उम्मीद है कि अब्दुल्ला शफीक की तरफ से सेकंड टेस्ट मैच में हमें एक बड़ी इनिंग देखने को मिलेगी। और अगर वन डाउन पोजीशन पर देखें तो शान मसूद जो कि कैप्टन है ऑब्वियसली वो आएंगे और उसके बाद नंबर 4 पोजीशन पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम जिनके ऊपर बड़ा दौरा मदार है, जिनकी फॉर्म और फिटनेस दोनों के ऊपर सवालिया निशान है। और ये सेकंड टेस्ट मैच बाबर आजम के लिए भी ये एक बड़ा इम्तिहान हो सकता है। उसके बाद अगर देखें तो सऊद शकील जिन्होंने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में बड़ी बारी खेली 141 रनों की और सेकंड टेस्ट मैच में उनके लिए भी आई थिंक बहुत बड़ा उनका भी इम्तिहान होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक डिपेंड करती है स्पेशली पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर सऊद शकील और रिजवान के ऊपर, क्योंकि उनकी तरफ से बड़ी बारियां देखने को मिल सकती हैं। और मिसबा और यूनुस के जाने के बाद आपको पता है कि ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की बैकबोन है। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान और फिर उसके बाद अगर देखें तो सलमान अली आगा ऑब्वियसली क्वेश्चन थे पहले टेस्ट मैच में, जिस तरीके से ना सिर्फ बैटिंग में फ्लॉप हुए बल्कि बॉलिंग में भी कुछ खास कर नहीं सके सलमान अली आगा। लेकिन आपके पास सेकंड स्पिन का ऑप्शन ही नहीं है। ऑब्वियसली अगरचे आपने इब्रार को मंगवाया है, लेकिन सलमान अली आगा जो कि आपको बैटिंग में भी जो है वो पावर रेटिंग भी दे सकते हैं, आपको एक लंबी इनिंग भी खेल कर दे सकते हैं और पास में उन्होंने प्रूव भी किया है। सो इस तरीके से मेरे ख्याल से सलमान अली आगा की और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शमूलियत ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई भी सवालिया निशान नहीं है और वो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अगर देखें तो सलमान अली आगा के बाद अगर हम देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत बड़ा डिबेट होगा मोहम्मद अली और मीर हमजा के दरमियान, क्योंकि अगर 12 रुकनी टीम में देखें तो आपको मीर हमजा भी दिखाई देते हैं और मोहम्मद अली भी, लेकिन आई थिंक मीर हमजा के साथ जाना चाहिए क्योंकि उनको जितना एक्सपीरियंस है और स्पेशली नई गेंद के साथ वो स्विंग भी कर सकते हैं। और शाहीन की गैर मौजूदगी में आई थिंक एक बेहतर बॉलिंग का आपके पास विकल्प साबित हो सकते हैं ये आपके मीर हमजा। और फिर उसके बाद आपके दो मेन फास्ट बॉलर जिनमें खुरम शहजाद और नसीम शाह, और फिर उसके बाद एक स्पिनर आपके पास जो है वो इब्रार अहमद के तौर पर मौजूद है। और ये आई थिंक मेरे ख्याल से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हो सकती है। इसमें अगर देखें तो नसीम शाह मौजूद है, इसमें अगर देखें तो शाहीन शाह को जगह नहीं मिली और सरफराज अहमद जिनके बारे में क्या सराहियां थी कि वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन आई थिंक अगर देखें तो यहाँ पर बात करना शाहीन शाह अफरीदी के लिए जरूरी है, क्योंकि 2021 T20 वर्ल्ड कप जिसमें 150 प्लस की गेंद फेंक रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, और जब उनके उसके बाद इंजरी से वापस आए तो उस तरीके से रिकवरी नहीं कर पाए शाहीन शाह। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जसप्रीत बुमराह जो कि आई थिंक रिकवरी के बाद उनकी जो पेस है उसमें मेरे ख्याल से एक तरीके से जितना ज्यादा इजाफा हुआ है वो चीज बताती है कि उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से अपना रिहैब किया है और जिस तरीके से बीसीसीआई ने उनकी ट्रेनिंग की है। और आई थिंक पीसीबी को भी चाहिए था कि पाकिस्तान के ये जो खिलाड़ी हैं स्पेशली शाहीन शाह जैसे आपके जो मेन बॉलर हैं उनका जो रीहैप है वो किस तरीके से करना है आपको इंडिया से सीखना चाहिए। और आई थिंक अब इनकी जो फिटनेस है उनके ऊपर भी सवालिया निशान है, इनकी जो पेस है उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। और इनको T20 वर्ल्ड कप 2024 में जिस तरीके से ये फ्लॉप हुए, और चाहिए पाकिस्तान को कि चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए आपको चाहिए था कि बाबर को भी रेस्ट देते और रिजवान को भी रेस्ट देते।
और आपके ये जो मेन प्लेयर्स हैं इनकी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, इनको चाहिए कि अपनी फॉर्म के ऊपर काम करते, डोमेस्टिक में जाते और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी, और ताकि आप अपने आप को एक बेहतर तौर पर प्रूव कर सके आगे पाकिस्तान टीम में। और के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि एक बड़ा इवेंट है, वहां पर ये पाकिस्तान के लिए एक बैकबोन के तौर पर आपको पता है साबित हो सकते हैं। और अब शाहीन शाह अफरीदी का बाहर जाना, आई थिंक इनको चाहिए कि पीएसएल और पीएसएल से पहले चैंपियंस ट्रॉफी है, उस हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान का जो वनडे कप है वो भी शुरू हो रहा है, जिसमें आपको पता है कि सिकलैन मुश्ताक, मिसबाह उल हक, उसके बाद शुएब मलिक जैसे मेंटोर बनाए गए हैं और उनके अंडर एक टीमें बनेगी जहां पर मेरे ख्याल से शाहीन शाह भी खेलेंगे। और इस तरीके से पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपना जो रीहैप है वो इन सिचुएशन में करें, ना कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपने आप को वहां पर तैयार करें। और डोमेस्टिक क्रिकेट फिर किस लिए है कि अगर आपने वहां पर जाकर अपने आप को तैयार नहीं करना। सो आई थिंक मेरे ख्याल से यही कुछ खबरें हैं, यही कुछ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो हो सकती है। बाकी आपके ख्याल से क्या सरफराज अहमद को बाहर करना, और उसके अलावा अगर देखें तो पाकिस्तान ने मौका नहीं दिया मोहम्मद उरारा को, और सैम अयूब के साथ आप वापसी गए, अगरचे उन्होंने पहले इनिंग में 50+ स्कोर किया, लेकिन क्या ये दो खबरें जो है स्पेशली सरफराज का ना होना, क्या पाकिस्तान को ये पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए बुरा साबित होगा? इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता